नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए मौर्य साम्राज्य के महान शासक सम्राट अशोक के शिलालेखों एवं उनकी राजाज्ञाओं के बारे में अध्ययन करते हैं और यह भी जानते हैं कि कौन सा शिलालेख किस राजाज्ञा से संबंधित था। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी। शुरू करते हैं। ये शिलालेख जो हैं इनके बृहद शिलालेख हैं जो कई जगहों से 7-8 जगहें हैं, 8 करीब। तो यहाँ से इनके जो 8 जगहें हैं, 8 जगहों से इनके 14 शिलालेख मिले हैं वो जो इस प्रकार हैं। देखिए, शहबाजगढ़ी ये पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। शहबाजगढ़ी जो है यहाँ से पाकिस्तान में है, यहाँ से अब लेख मिला है और इसकी लिपि कैसी है? खरोष्टी लिपि है। दूसरा है मानसेहरा, यह भी पाकिस्तान में है और यहाँ से मिला है, पाकिस्तान से इनका अभिलेख ही प्राप्त होता है। इसकी भी लिपि कैसी है? खरोष्टी लिपि है। अगला है कालसी जो देहरादून में है। पहले उत्तर प्रदेश, ये देहरादून उत्तराखंड वगैरह पूरा उत्तर प्रदेश में ही आता था, तो ये देहरादून में है। अगला है गिरनार ये गुजरात का क्षेत्र है जो यहाँ से भी अभिलेख मिला है। इसकी लिपि कैसी? ब्राह्मी लिपि है। धौली तथा जौगढ़ ये उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र हैं, बंगाल, गंजाम जिला। तो यहाँ से मिला है गंजाम, ये जो उड़ीसा में है। यहाँ से जो अभिलेख मिले हैं धौली तथा जौगढ़, ये इनके पूर्वी क्षेत्र में जो अभिलेख प्राप्त हुए वो हैं उड़ीसा का क्षेत्र। तो ये किस भाषा में है? ब्राह्मी लिपि में, इस लिपि में लिखे गए हैं। देखिए, यहाँ पर बता देते हैं आपको, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, ये दो आपको याद करने हैं। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये पाकिस्तान में इनके अभिलेख प्राप्त होते हैं, पाकिस्तान से। और इन दोनों की लिपियां कैसी? खरोष्टी लिपि हैं। देखिए, खरोष्टी लिपि क्या है? ये पश्चिमोत्तर जो पश्चिम क्षेत्र थे, इनके पश्चिमी राज्य थे, वहाँ पर ये जो लिपि मिली है वो खरोष्टी लिपि मिलती है। बाकी जो इनके राज्य क्षेत्र के जो बाकी शेष प्रांत थे जहाँ से इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वहाँ ब्राह्मी लिपि मिलती है। उनके अभिलेखों में हमको ब्राह्मी लिपि ही देखने को मिलती है। केवल 2 ऐसे अभिलेख हैं जो पाकिस्तान में हैं और इन पाकिस्तान वाले दोनों अभिलेखों में इनकी लिपि जो है, जो लेख मिले हैं उसकी लिपि क्या है? खरोष्टी लिपि है। अगला है एर्रगुडी ये आंध्र प्रदेश का है। इसकी भी लिपि कैसी है? ब्राह्मी लिपि है। सोपारा महाराष्ट्र में पड़ता है, थाना क्षेत्र में। इसकी भी लिपि कैसी है? ब्राह्मी लिपि है। देखिए, खरोष्टी लिपि जो होती है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती, माने ये इस साइड चलती है, ऐसे करके हम लोग जैसे लिखते हैं इधर से इधर जाता है, लेकिन ये उसका लेखन इस साइड में है, इधर के लिए है, दाईं से बाईं ओर की तरफ। स्तंभ लेख जो है 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। पहला है जिसमें दिल्ली टोपरा, दिल्ली से जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है, यहाँ टोपरा से दिल्ली लाया गया। ये टोपरा से दिल्ली लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, 1351 से 1388 के बीच में। ये दिल्ली से टोपरा, जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है, ये टोपरा से दिल्ली लाया गया था। कौन सा अभिलेख है ये? दिल्ली टोपरा अभिलेख। इसको कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक लाया था, फिरोज शाह तुगलक। तो ये लाया था इसने, दिल्ली में इसको स्थापित करवाया था टोपरा से। तो इसी अभिलेख को भीमसेन की लाट, इसी अभिलेख को जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है, इसे भीमसेन की लाट भी कहते हैं और सुनहरी लाट भी इसको कहते हैं। भीमसेन की लाट, सुनहरी लाट, इसी को कहते हैं। इन 2 नामों से इनको जाना जाता है। और भी अब नाम है इसके, लेकिन यहाँ पर जो भीमसेन की लाट, सुनहरी लाट, ये जो है इनको टोपरा, दिल्ली टोपरा वाले अभिलेखों को ये भी कहा जाता है। देखिए, लाट टोपरा मतलब टोपी जो ऊपर लगाते हैं, टोपी ऊपर लगती है, लाट मस्तक ऊपर होता है। तो इनसे आपको याद कर सकते हैं कि दिल्ली टोपरा मतलब टाप पर ऊपर, लाट का मतलब भी होता है, लाट क्या होता है? मस्तक होता है, ऊपर होता है। तो इसलिए ये दोनों अभिलेखों का संबंध हम दिल्ली टोपरा के अभिलेख से जोड़ सकते हैं, आसानी से याद किया जा सकता है। दूसरा है मेरठ, दिल्ली मेरठ अभिलेख। दिल्ली मेरठ अभिलेख, इसको भी फिरोज तुगलक जो था लाया था दिल्ली में, मेरठ से इसको दिल्ली लाया था। तो मेरठ से ये दिल्ली लाया गया था, वहाँ पर ये लगवाया गया था स्तंभ। तो इसको भी कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक लाए थे, वही फिरोज शाह तुगलक हैं। और देखिए, इनको कैसे याद करना है? दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, यानी दिल्ली वाले जितने भी हैं, इनको फिरोज शाह तुगलक लाया था।
फिरोज तुगलक, इसका नाम जुड़ा है फिरोज तुगलक से। दिल्ली में इसने जो फिरोजाबाद वगैरह बसाए थे नगर, वहाँ इनको रखवाया था दिल्ली में। तो ये हम फिरोज शाह तुगलक से इसका संबंध जोड़ सकते हैं, जो दिल्ली के अभिलेख हैं। दिल्ली से जुड़े हुए दिल्ली टोपरा हो गया और दिल्ली मेरठ हो गया, तो इनका संबंध हम फिरोज शाह तुगलक से जोड़ेंगे। अगले हैं प्रयाग स्तंभ। जो प्रयाग स्तंभ लेख है, प्रयाग का जो अभिलेख है, ये कौन लाया था? अकबर लाया था इसको। कहाँ से? कौशाम्बी से। एक कौशाम्बी से लाया था, कौशाम्बी से इसने इलाहाबाद में ये स्तंभ लगवाया था वहाँ। तो प्रयाग का संबंध जो है, चूँकि इलाहाबाद से जोड़ते हैं, इलाहाबाद, तो इलाहाबाद, चूँकि इलाहाबाद अकबर का बसाया था, अकबर ने इसका नाम जो था इलाहाबाद रखा था, दीन इलाही भी इसका धर्म था। तो अकबर का संबंध हम इलाहाबाद से जोड़ दें, और प्रयाग को ही इलाहाबाद कहते हैं, क्योंकि ये अकबर ने ही नाम रखा था इलाहाबाद। तो इलाहाबाद जो है वो प्रयाग से जोड़ सकते हैं। तो इलाहाबाद जो कौशाम्बी का लेख है, जो इलाहाबाद लाया गया था, वो किसके द्वारा लाया गया था? अकबर के द्वारा लाया गया था। इसको आसानी से याद किया जा सकता है। शेष जो दिल्ली टोपरा है, दिल्ली मेरठ है, वो फिरोज शाह तुगलक उनको लाए थे। बाकी एक बचता है जो प्रयाग वाला, ये कौन लाया था? अकबर लाया था। देखिए बाकी ये बिहार में स्थित हैं। लौरिया अराराज जो चंपारण बिहार में है, और दूसरा है लौरिया नंदगढ़, ये भी चंपारण बिहार में स्थित है। रामपुरवा है, चंपारण बिहार में स्थित है। शिलालेख, देखिए शिलालेख के बारे में बात करते हैं। इनके शिलालेखों की संख्या 14 है। तो 14 शिलालेखों में क्या उत्कीर्ण वर्ण मिलता है? ये 8 जगहों से मिले हुए हैं इनके 14 शिलालेख। तो इन 14 शिलालेखों में क्या राजाज्ञाएं हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। आइए जानते हैं। प्रथम माने पहला शिलालेख है, प्रथम शिलालेख है जिसमें पशु बलि पर प्रतिबंध या निंदा की गई है। इसमें देखिए पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया था, पशु बलि पर। तो ये पहला शिलालेख है, प्रथम शिलालेख है। इसमें पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, रोक लगा दी गई थी, निंदा की गई थी। उन बहुत अशोक की पाकशाला में भी बहुत सारे जानवर पशु पक्षी कटते थे, उन पर इन्होंने रोक लगा दी थी। तो चूँकि ये बौद्धिस्ट हो गए थे, बौद्ध धर्म में प्रवेश ले लिया था, इस वजह से ये पशु बलि की निंदा करने लगे थे, अहिंसक हो गए थे। तो इनका संबंध हम जो से प्रथम जो शिलालेख है वो क्या है? पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है, माने पशु बलि की निंदा करता है। प्रथम से पशु बलि। द्वितीय शिलालेख में क्या करते हैं? मानव तथा पशुओं की चिकित्सा, अलग अलग चिकित्सा की व्यवस्था की बात करते हैं। ये मानव तथा पशुओं की अलग अलग चिकित्सा की बात करते हैं, माने इनकी उपचार की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं। चिकित्सा की बात किस में गई है? मानव तथा पशुओं की चिकित्सा की बात कही गई द्वितीय शिलालेख में। ये द्वितीय शिलालेख संबंधित है मानव तथा पशुओं की चिकित्सा से। तृतीय शिलालेख है, तृतीय शिलालेख में ये अपने अधिकारियों को आदेश देते हैं कि वो हर 5वें वर्ष में राज्य का दौरा करेंगे। 5वें वर्ष में जाएंगे, राज्य के शिकायतों को लेंगे, प्रजा की शिकायतों को सुनेंगे, और हर 5वें वर्ष में ये राज्य का दौरे पर जाएंगे। चतुर्थ शिलालेख है। देखिए चतुर्थ शिलालेख में इन्होंने जो भेरी घोष था उसकी जगह धम्म घोष की घोषणा कर दी थी। अब भेरी घोष जो पहले हुआ करता था, जो विजय यात्राएं होती थी, विजय के लिए जो घोष हुआ करते थे, उनकी जगह पर अब धम्म घोष की विजय की घोषणा की जाती है, धम्म विजय की। तो धम्म घोषणा की जाती है, इसलिए भेरी घोष की जगह ले ली थी किसने? धम्म घोष ने। ये कौसे चौथे शिलालेख में। 5वां शिलालेख है। देखिए पांचवा शिलालेख जो है वो हमारा धर्म महामात्रों की नियुक्ति से संबंधित है। इन्होंने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, जो विभिन्न संप्रदायों के बीच संप्रदायों के लोगों के बीच में जाकर के धर्म संबंधी चर्चा करते थे। इन धर्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन जो है वो हमें 5वें शिलालेख में मिलता है। कौन से शिलालेख में? 5वें शिलालेख में इनका वर्णन हमको मिलता है। षष्ठ शिलालेख माने 6वां शिलालेख है, जो आत्मनियंत्रण की शिक्षा से संबंधित है। 6वां शिलालेख जो है वो शिक्षा से संबंधित है। ये शिक्षा 6वां शिलालेख है, शिक्षा से संबंधित है। सप्तम शिलालेख है। देखिए सप्तम शिलालेख में क्या है? संयम और आत्मशुद्धि की बात की गई है।
सप्ताह में। इसको कैसे याद करना, देखो छठा शिलालेख है, छठा को हम सिक्स भी बोलते हैं, सिक्स, सिक्स मतलब शिक्षा, शिक्षा से ले सकते हैं शिक्षा। सप्तम शिलालेख जो है, सप्तम सप्ताह में एक बार आप लोग आत्मशुद्धि या संयम के लिए व्रत आदि रहा करते, पूजा पाठ आदि लोग रहते हैं, तो उसको जोड़ सकते हैं सप्तम, सप्ताह में एक बार। तो संयम और आत्मशुद्धि से इसका संबंध जोड़ सकते हैं याद करने के लिए। पांचवा देखिए, पांचवा शिलालेख जो है फाइव, फाइव माने फाइल से जोड़ें अगर फाइल, तो फाइल नियुक्ति से संबंधित होती, फाइल, फाइल पहुंच गई, नियुक्तियां हो गई, ये इसको जोड़ सकते हैं। तो फाइल माने फाइल, फाइल आपको फाइल खुल गई, फाइल मतलब फाइल हमारी, तो फाइल कहाँ होती है, नियुक्ति से संबंधित होती है, ज्वाइनिंग से संबंधित होती है। तो ध महामात्रों की नियुक्ति इसमें की जाती है। अगला है अष्टम शिलालेख। देखिए अष्टम शिलालेख मतलब अष्ट का कष्ट से जोड़ सकते हैं। कष्ट माने आप तीर्थ यात्राओं पे निकलते हैं तो बहुत सारे कष्ट आपको झेलने पड़ते हैं, तो अष्टम का संबंध हम कष्ट से जोड़ सकते हैं, तो इसलिए तीर्थ यात्राओं से इसका संबंध है। अष्टम शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का वर्णन मिलता है। नवम शिलालेख, नवम मतलब जो नया सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार से है। नवम का देखिए, नवम शब्द जो है ना, जैसे नवाचार होता है, तो नवाचार में शिष्टाचार, सच्ची भेंट, इनको जोड़ सकते हैं। तो नवा में शिष्टाचार, नवाचार, शिष्टाचार, नवाचार, शिष्टाचार, सच्ची भेंट, तो इसको संबंध हम इसका जोड़ सकते हैं। दसम शिलालेख में क्या है, दसम राजा जो है एवं उच्च अधिकारी प्रजा के हित में सोचें, मतलब जो दसम अभिलेख है, दसम शिलालेख है, उसमें क्या कहते हैं, राजा एवं उच्च अधिकारी प्रजा के हित में सोचें। अब जो पूरा 10 हमारा पूरा 10 हो गया, पूरा 10 में वाले में अब हम आ गए राजा के, यानी 10 संख्या आपको पूर्ण संख्या मान लेते हैं, 10 तक, चलिए 10 भी आज पूर्ण हो गया। तो 10 यानी आज से हम क्या करेंगे, राजा और उच्च अधिकारी जितने भी हैं सब मिलकर के क्या करेंगे, प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे, प्रजा के हित के बारे में। 10 तक जैसे लोग गिनती गिनते हैं, 10 तक गिनती करते हैं, अब क्या हमको प्रजा के हित के बारे में सोचना है। 11वां शिलालेख जो संबंधित है वो धम्म की व्याख्या करता है। आप प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे, तो 10 में हम आगे प्रजा के हित के बारे में सोच रहे हैं। तो हित किसमें अब नजर आया था अशोक को, अब हित नजर आ रहा था कि धम्म में, कि सब लोग धार्मिक हों, धार्मिक जीवन जिएं। तो अब धम्म की व्याख्या करनी पड़ेगी। भाई 11वें शिलालेख, अभी प्रजा के हित में सोचेंगे तो प्रजा का हित किसमें उसने सोचा, अशोक ने सोचा था युद्धों में कुछ नहीं रखा है, लोगों को धार्मिक होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। तो वो क्या करता है, उसे लगता है कि लोगों में धर्म का प्रचार हो, धर्म को जाने और उसको अहिंसा को अपनाएं, हिंसा को त्याग दें और धार्मिक जीवन जिए। तो अब धार्मिक जीवन जीने के लिए क्या करेंगे, पहले हमें धर्म माने हमें धर्म पता होना चाहिए, धर्म क्या है। तो इन्होंने जो धम्म अपना चलाया था, धम्म, तो धम्म को अपनाया था इन्होंने। इनका जो धम्म था वो थोड़ा सा धर्म, बौद्ध धर्म से थोड़ा सा हटके था। अब धम्म की व्याख्या करी इन्होंने, जो स्वयं अपने धम्म के निर्देश जारी किए थे उसकी व्याख्या करेंगे लोगों के बीच में। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या करेंगे। भाई प्रजा का हित चाहते हैं, अब 10 में 10 तक, मैंने 10 तक पूरा 10 दिन तक ये, या 10वें शिलालेख में या 10वें में पूर्ण मान लिया कि अब हम प्रजा के बारे में सोचेंगे, हित के बारे में। तो अब 11वां शिलालेख क्या संबंधित होगा, जब अब प्रजा का हित उन्होंने धर्म में समझ लिया कि धार्मिक होना चाहिए लोगों को, तो अब धर्म की पहले हम व्याख्या करेंगे। तो धर्म की व्याख्या करी, अब धर्म की व्याख्या तो कर ली। देखिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी थी, अब हमको क्या करना है, स्त्रियां बचती हैं, पुरुषों में तो हो गया था, अब स्त्रियां बचती, तो स्त्रियों को भी इसमें शामिल किया गया, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति भी कर ली गई। 12वें शिलालेख में ये स्त्री महामात्रों की नियुक्ति करते हैं और उनको धार्मिक सहिष्णुता की नीति बताते हैं, क्योंकि अब हम लोगों का जीवन कैसा बनाना है, धार्मिक बनाना है। तो 10 तक तो आप रखेंगे, 10 के बाद से हम 10 में जब हम प्रजा के हित के बारे में सोचने लगते हैं, उसके बाद में हम धर्म की तरफ लोगों को ले जाएंगे। तो यहाँ पर फिर आया 13वां शिलालेख। देखिए 13वें शिलालेख में क्या है, 13वां ये काफ़ी प्रसिद्ध है, बहुत जाना हुआ पहचाना हुआ, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। अब इन्होंने 13वें शिलालेख में ऐसा किया है कि हमने कलिंग युद्ध के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। अशोक के हृदय परिवर्तन एवं पड़ोसी राजाओं का जो नाम देते हैं, सीरिया के, मिस्र के, और इस तरीके से इनके जो पड़ोसी राजा थे उनका वर्णन भी इनमें मिलता है, जहाँ पर इन्होंने अपने राजदूत भेजे थे धर्म के प्रचार के लिए।
तो उन विदेशी राजाओं का, पड़ोसी राजाओं का, लंका का वर्णन, लंका के कौन राजा थे, इन सब का राजाओं का वर्णन भी इसी में मिलता है 13वें शिलालेख में। तो क्योंकि जब धार्मिक जीवन लोगों को बता रहे थे, स्त्रियों महामात्रों की नियुक्ति भी कर ली, तो उन्होंने 13वें शिलालेख में ऐसा क्यों किया, राजा होने के बाद आप धर्म की शिक्षा देने लगे। तो उन्होंने अपने 13वें शिलालेख का वर्णन किया कि मैंने कलिंग युद्ध में क्या देखा था, तो इसलिए लोगों को बताना पड़ा। तो समझ लीजिए 13वां शिलालेख जो है वो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि 13वें शिलालेख में उन्हें कलिंग युद्ध और अपने हृदय परिवर्तन और पड़ोसी राजाओं में जो राजदूत भेजे हैं उनके बारे में वर्णन किया है। ठीक तरीके से 14वां शिलालेख हमारा पूरा हो जाता है, सबको जीवन, धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा मिल जाती है, यानी कि जियो और जीने दो का यहाँ से मंत्र इनका स्टार्ट हो जाता है धार्मिक जीवन जीने की। तो इस प्रकार ये 14 शिलालेख हुए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए मौर्य साम्राज्य के महान शासक सम्राट अशोक के शिलालेखों एवं उनकी राजाज्ञाओं के बारे में अध्ययन करते हैं और यह भी जानते हैं कि कौन सा शिलालेख किस राजाज्ञा से संबंधित था। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी। शुरू करते हैं।